नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, यूपी पैट का जो महासंग्राम चल रहा है उसके लिए मैं जीएस का एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट 10 नंबर का है। इससे पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो जाके वहाँ देख सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने बताया है? विकल्प दिए हैं बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, गंगानाथ झा, प्रोफेसर मैक्स मूलर। साथियों, वैदिक सभ्यता से ये क्वेश्चन है। साथियों, मैंने पूरा सिलेबस उतार दिया है इस प्रैक्टिस सेट में। इसके अलावा जितने प्रैक्टिस सेट है सभी में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चनों को मैंने बनाया हुआ है। चलिए साथियों, तो इस प्रश्न के विकल्प देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक हैं, दयानंद सरस्वती हैं, गंगानाथ झा हैं और प्रोफेसर मैक्स मूलर हैं। तो साथियों, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताने वाले विद्वान रहे हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प डी। अगर दयानंद सरस्वती की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया है, उत्तरी ध्रुव को बताया है। दयानंद सरस्वती ने इनका मूल निवास स्थान तिब्बत को बताया है, तिब्बत जो चीन में पड़ता है। गंगानाथ झा की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म ऋषि देश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। इस प्रकार से साथियों, अलग अलग विद्वानों ने इनका जो मूल निवास है अलग अलग बताया है, लेकिन सर्वाधिक मान्य जो है वो है प्रोफेसर मैक्स मूलर का मध्य एशिया। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या माना गया है? विकल्प दिए हैं जलवायु परिवर्तन, युद्ध, महामारी और बाढ़। तो साथियों, सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख कारण माना गया है वो बाढ़ माना गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई है उसमें बालू की परतें निकली हैं और उनमें अवशेष भी मिले हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि बाढ़ से संभवतः ये सभ्यता नष्ट हुई हो। हालांकि जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख कारण है, युद्ध के भी साक्ष्य मिले हैं और महामारी भी की संभावना भी जताई गई है, लेकिन सही आंसर रहेगा विकल्प डी बाढ़। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी से की गई है? विकल्प दिए हैं सतलज, रावी, चिनाब और झेलम। साथियों, प्रश्नों का संग्रह ये 30 प्रश्नों का संग्रह है, लेकिन यहाँ पर मैं प्रत्येक प्रश्नों की जो व्याख्या करके बता रहा हूँ इससे प्रश्नों की संख्या बढ़कर 100 के आसपास पहुँच जाती है। साथियों, ध्यान से सभी प्रश्नों की व्याख्या को भी समझें, जिनसे भी अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो साथियों, बताते चलें, सतलज नदी का जो वैदिक नाम है, वैदिक काल में सतलज नदी को शतुद्री के नाम से जानते थे, और रावी की अगर बात करें तो रावी को परशुड़ी के नाम से जानते थे, और चिनाब की बात करें तो इसे अश्किनी के नाम से जानते थे, और झेलम को बेतस्ता के नाम से जानते थे। तो साथियों, यहाँ पर वैदिक नदी अश्किनी की बात की गई है, तो अश्किनी के रूप में जो पहचानी गई है वो चिनाब नदी है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जैन मुनि भद्रबाहु निम्न में से किससे संबंधित थे? विकल्प दिए हैं श्वेतांबर, दिगंबर, आजीवक और चारवाक। तो साथियों, जैन मुनि जो भद्रबाहु हैं वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे। दिगंबर संप्रदाय ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। महावीर स्वामी के बाद ये जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो लोग थे वो नग्न अवस्था में रहकर जैन धर्म का पालन करते थे। आजीवक संप्रदाय एक अलग था, चारवाक भी अलग रहे हैं। ये दोनों श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। तो जैन मुनि भद्रबाहु का संबंध दिगंबर संप्रदाय से था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? साथियों, मौर्य वंश का महान सम्राट अशोक जो है अपने शिलालेखों, अपने स्तंभ लेखों और गुहा लेखों के लिए जाना गया है, और इसने जो शासन किया है अपना, उसमें अलग अलग शासन वर्षों में जो कार्य किए हैं उनके बारे में यहाँ पूछा गया है कि किस वर्ष वो लुम्बिनी की यात्रा की थी। साथियों, ये जो अशोक था प्रारंभ में शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म हो गया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था इसने, बौद्ध हो गया था। और तो साथियों, विकल्प दिए हैं 4थे वर्ष में गया था, 8वें वर्ष में गया था, 10वें वर्ष में गया था या 20वें वर्ष में गया था। तो साथियों, लुम्बिनी की जो यात्रा की है अशोक ने वो 20वें वर्ष में की है, अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में की है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा।
चौथे वर्ष में क्या किया है इसकी बात बताते हैं। चौथे वर्ष में एक निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और 8वें वर्ष में अगर बात करें तो 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। और 10वें वर्ष में जो है अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया अर्थात उस स्थान की यात्रा की थी जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुल मिलाकर साथियों इस प्रश्न का आंसर रहेगा विकल्प डी, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। और लुम्बिनी की यात्रा करने के बाद लुम्बिनी नामक ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प दिए हैं झांसी, उरई, देवगढ़ और उज्जैन। साथियों दशावतार मंदिर जो है गुप्तकालीन मंदिर है। तो ये मंदिर वर्तमान में देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। जिला ललितपुर, स्थान देवगढ़। साथियों विकल्प सही रहेगा सी, देवगढ़ इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? विकल्प दिए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, जयचंद और मिहिर भोज। तो साथियों बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। और बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की भी रचना की है। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक रहा है। इसने विक्रमादित्य की और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जयचंद की अगर बात करें, जयचंद गढ़वाल वंश का कन्नौज का अंतिम शासक था। मिहिर भोज ये गुर्जर प्रतिहार था। इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें विजय प्राप्त की थी और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार के लिए हुए त्रिकोणीय संघर्ष में निम्न में से किस शक्ति ने भाग नहीं लिया था? साथियों हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए भारत की 3 शक्तियों ने संघर्ष किया था, जिसमें बंगाल के जो थे वो बंगाल के पाल वंश के थे। उत्तर भारत और राजस्थान मध्य प्रदेश वाले एरिया के जो लोग थे वो प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार थे। और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे। 3 शक्तियों ने भाग लिया था, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो साथियों चंदेल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चंदेल ने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। चंदेल उस समय इस संघर्ष में शामिल नहीं रहे थे। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प दिए हैं लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। साथियों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस प्रश्न का सही आंसर है। बताते चले आपको साथियों 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और इसी को भारत का पहला गवर्नर जनरल भी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? साथियों बंगाल के जिस नवाब ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था उसका नाम था मीर कासिम। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों बताते चलें कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें भारत की 3 शक्तियों ने भाग लिया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। इन्होंने संयुक्त सेना बनाई थी जिसका सामना अंग्रेजी सेना से हुआ था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर मुनरो कर रहा था। और ये अंग्रेजों के सामने भारत की तीनों शासकों की संयुक्त सेनाएं युद्ध में हार गई थीं और बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था। इस समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर कासिम इस युद्ध में भाग ले रहा था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प दिए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कैनिंग। तो साथियों 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। और इसी ने भारत में पहली रेलगाड़ी चलवाई थी। 1853 में। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। इसने 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना करवाई। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो है
1899 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल वायसराय रहा था। और ये वायसराय जो थे इसने लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं इन वायसरायों के समय रही थी। अगला प्रश्न है, जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? विकल्प दिए हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो और काल बैसाखी। तो साथियों, जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और हरिकेन की बात करें साथियों, हरिकेन भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह कैरिबियन सागर में विकसित होता है और मध्य अमेरिकी देशों को प्रभावित करता है। टॉर्नेडो की बात करें तो ये मैक्सिको की खाड़ी में विकसित होता है और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ प्रांतों को ये प्रभावित करता है। और काल बैसाखी जो है ये बांग्लादेश में आने वाला तूफान है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैग के नाम से जानते हैं और वर्तमान में भारत के जो कैग हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है साथियों, परीक्षा में आता रहता है। कैग कौन है? और ये इस समय पूछा जाए तो वर्तमान में 14वें क्रम के कैग हैं भारत के। तो पूछा जा रहा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है। और साथियों पता चला संविधान के अनुच्छेद 148, संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? विकल्प दिए 352, 123, 324, 368। साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और इसका जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 368 में है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर 352 की बात करें तो ये जो है आपात उपबंधों में है। 352 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है और अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? विकल्प दिए हैं 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष और 3 वर्ष। साथियों, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और उसमें ये बताया गया है कि किसी भी राज्य में एक बार में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है। बट यहाँ पूछा जाए अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? तो 6 माह करके ये अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में, लेकिन वो लगाने का जो तरीका होगा एक बार में 6 माह से अधिक नहीं होगा, उसको पुनः बढ़ा के 3 वर्ष तक किया जा सकता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर और घनश्याम दास बिरला। तो साथियों 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, उस पूना पैक्ट से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना करने के बाद उसका जो पहला अध्यक्ष बनाया था वो घनश्याम दास बिरला को बनाया था। तो हालांकि इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का फुल फॉर्म साथियों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के है। इसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। पूछा जा रहा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया? विकल्प दिए हैं 100वां, 101वां, 102वां और 103वां। साथियों, वस्तु एवं सेवा कर ये जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष, इसमें कई अप्रत्यक्ष कर शामिल कर दिए गए हैं और इसे अप्रत्यक्ष कर भी बताया जाता है और ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। अब प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। पूछा जा रहा है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया था? तो साथियों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम इस प्रश्न का सही आंसर है और यह संविधान संशोधन जो है 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन से उर्वरक के मामले में भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर है? साथियों, भारत में जो उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं NPK।
NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये मुख्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक हैं भारत में। और इनमें से नाइट्रोजन का उत्पादन भारत में होता है, फॉस्फोरस का उत्पादन होता है, बट पोटेशियम का उत्पादन नहीं होता है। तो साथियों, पोटास पर भारत पूरी तरह से, पोटास के लिए भारत जो है आयात पर निर्भर है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रखा जाता है। साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था और तृतीयक अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार से रखा गया है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को। प्राथमिक अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक अर्थव्यवस्था को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीयक अर्थव्यवस्था को सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ साथियों पूछा जा रहा है, पशुपालन को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रखते हैं, तो साथियों अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र में रखते हैं या प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। तो यहाँ विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं लगाया जाता है। साथियों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विकल्प दिए हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, एड्स और टेटनस। तो साथियों, डीपीटी का जो टीका है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए, रोकथाम के लिए लगाया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। एड्स से डीपीटी के टीके का कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। साथियों, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के वसा में घुलनशील हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, विटामिन बी। विटामिन बी और सी को याद रखिएगा, ये दोनों ही जल में घुलनशील हैं, जबकि ए, डी, ई के विटामिन जो होती हैं वो वसा में घुलनशील होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक बैंक कौन सा है। विकल्प दिए हैं ICICI बैंक, IDBI बैंक, नाबार्ड बैंक और HDFC बैंक। तो साथियों, यहाँ औद्योगिक बैंक की बात की जा रही है। ये जो ICICI बैंक है ये वाणिज्यिक बैंक है, HDFC वाणिज्यिक बैंक है, नाबार्ड ये कृषि संबंधित बैंक है, IDBI इस प्रश्न का सही आंसर है। यह भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक बैंक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट में IDBI कहते हैं। साथियों, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रांति तिलहन से संबंधित है। तिलहन से संबंधित है अर्थात तेल वाली फसलों से संबंधित कौन सी क्रांति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बी, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। जबकि नीली क्रांति की बात करें तो ये मछली उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। इस प्रकार से सभी क्रांतियों को आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न की अगर बात करें तो आंसर रहेगा विकल्प बी, पीली क्रांति। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। साथियों, लोकसभा संसद का निम्न या पहला सदन है और लोकसभा जो है अपने सदस्यों में से ही एक लोकसभा अध्यक्ष को चुनती है, जिसे स्पीकर भी कहते हैं। और यह लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायतों का विवरण है। साथियों, भागों की बात कर लेते हैं। तो भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है जो आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान है। भाग 9 का में नगर पालिकाओं का प्रावधान है और भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है। तो साथियों, इस प्रश्न में पंचायतों का प्रावधान पूछा गया है, कौन से भाग में है पंचायतों का विवरण। तो भाग 9 विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विकल्प दिए गॉडविन आस्टिन, इसी को साथियों K2 भी कहते हैं और ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कंचनजंगा ये साथियों नेपाल में और भारत की सीमा पर स्थित सिक्किम में स्थित है। और नामचा बरवा और नंगा पर्वत ये आप इसके विकल्प दिए गए हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी के लिए आंसर रहेगा विकल्प ए, K2 या गॉडविन आस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथियों, बट वर्तमान में अगर देखा जाए तो गॉडविन आस्टिन जो चोटी है वो POK के अंतर्गत है, लेकिन फिर भी भारत की सबसे ऊंची चोटी का आंसर रहता है K2 या गॉडविन आस्टिन। अगर ये पूछ लिया जाए हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो विकल्प रहता है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है
और भारत की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत पर स्थित होती, जो पूछता है तो। वैसे तो K2 बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थापित है? विकल्प दिए हैं सतलज, चिनाब और चंबल के अलावा महानदी। 4 विकल्प हैं। तो साथियों भाखड़ा नंगल बांध पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी पर स्थापित किया गया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चिनाब नदी पर भी बांध बनाए गए हैं भारत में, जम्मू कश्मीर में है सलाल जल विद्युत परियोजना और बगलिहार, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए भी, जो चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध और इसके अलावा गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, यहाँ पर चंबल नदी बनाए गए हैं। और महानदी पर तो विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड ओडिशा में स्थापित है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? विकल्प दिए केरल, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो साथियों भारत में सर्वाधिक सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है नुसंतारा किस देश की नवीन घोषित राजधानी है? विकल्प दिए इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और फिलीपींस। तो साथियों नुसंतारा अभी नवीन घोषित राजधानी है इंडोनेशिया की। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हालांकि इससे पहले इंडोनेशिया की जो राजधानी हुआ करती थी वो जकार्ता होती थी, जकार्ता राजधानी थी। कंबोडिया राजधानी की बात करें अगर तो कंपूचिया इसका पुराना नाम है और नोम पेन इसकी राजधानी है। और वियतनाम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी हनोई है और फिलीपींस की राजधानी की अगर बात करें तो वो मनीला है। अंतिम प्रश्न है किस भारतीय राजनेता को पंजाब केसरी उपनाम से भी जाना जाता है? तो साथियों बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ये विकल्प हैं। तो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाने वाले भारतीय राजनेता लाला लाजपत राय हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।